हेलो, आवाज आ रही बेटा? आवाज आई सबको? ठीक है। लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे कोष्कों का चक्रण, मतलब बायोजियोकेमिकल साइकिल, और उसमें हम लोगों ने देखी थी 4 साइकिल देखी थी। कार्बन साइकिल देखा था, फॉस्फोरस साइकिल देखा था, वाटर साइकिल देखा और नाइट्रोजन साइकिल देखा। जिसमें नाइट्रोजन साइकिल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थी, क्योंकि वो वहाँ से कुछ सवाल पूछे जाते हैं बैक्टीरिया को लेके और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को लेके सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए वहाँ से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। इसके अलावा जो फॉस्फोरस साइकिल थी उसका सोर्स याद रखना है, रिजर्वॉयर उसका क्या है, चट्टानें होती हैं, ठीक है। और अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का सी पे क्या होता है, तो महासागर, और महासागर के द्वारा ही जो वायुमंडलीय CO2 है उसका क्या होता है, नियमन होता है या रेगुलेशन होता है, ठीक। तो स्टेप्स जो है, स्टेप्स सबको याद है ना, क्या क्या स्टेप्स है? कार्बन साइकिल के स्टेप क्या क्या होंगे, कोई एक बताओ जरा, क्या क्या देखिए बताना है। कार्बन साइकिल के स्टेप्स क्या क्या होंगे? देखो बेटा, कार्बन साइकिल के स्टेप सबसे पहले क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, उसके बाद क्या होगा, रेस्पिरेशन, उसके बाद डिकम्पोजिशन आता है, फिर सेडिमेंटेशन, और उसके बाद क्या आएगा, कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मतलब जीवाश्मी ईंधन का दहन करना, ठीक है। तो ये बेसिक स्टेप्स है उसके। फॉस्फोरस साइकिल के बेसिक स्टेप्स क्या क्या हो जाएंगे, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है, फॉस्फेट इन सॉइल सॉल्यूशन, मतलब जो भी चट्टानों से अपक्षय होकर जो फॉस्फेट आएगा कहाँ जाएगा, जमीन में जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पौधों द्वारा अवशोषित होगा, पौधे को हम लोग खाएंगे, फिर हमारी बॉडी में आएगा। उसके बाद एनिमल्स की डेथ एंड डिके हो जाती है, मतलब सड़ना गलना होगा, फिर दोबारा कहाँ जाएगा, सॉइल में चला जाएगा। इस तरीके से इसका जो है साइकिलिंग हो जाती है। वाटर साइकिल के स्टेप क्या क्या थे, इवेपोरेशन, ठीक। और इसके अलावा पानी जो है वाष्प के रूप में कहाँ से आता है, ट्रांसपीरेशन, पौधों में एक प्रक्रिया होती है ट्रांसपीरेशन, तो ट्रांसपीरेशन के माध्यम से भी पानी जो है वातावरण में आता है वाष्प के रूप में, ठीक है। फिर उसके बाद अगले स्टेप की कंडेंसेशन मींस संघनन, उसके बाद क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, वर्षा, और उसके बाद एक जो सरफेस पे जो पानी बहता है, रन ऑफ बोलते हैं, उसके बहने के बाद वो पानी क्या करता है, जमीन में बैठता है, जिसको एक प्रोसेस का नाम होता है पर्कुलेशन। पर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि जमीन में जो पानी है, वो जमीन की सतह पर पानी है, वो कहाँ जाता है, भूमि के अंदर जा रहा है, तो दैट मीन्स इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पर्कुलेशन। और यही जब पानी जो भूमिगत पानी बनता है और ये जाके अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, महासागरों में, और महासागर से दोबारा क्या होगा, इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखें। इसके अलावा नाइट्रोजन साइकिल देखा था, तो नाइट्रोजन साइकिल की जो स्टेप्स हैं खासतौर से वो याद कर लें, क्योंकि क्रमिक रूप से पूछे जाते हैं। अमोनिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा कि अमोनिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डिनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, तो ये स्टेप्स सभी के सभी याद करने हैं, ठीक है। जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो बैक्टीरिया आते हैं, जैसे कौन सा होता है, कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, कुछ क्या होते हैं, सहजीवी बैक्टीरिया है, और एक हमने नाम सुना था साइनोबैक्टीरिया। तो इसके तहत जो भी जीवाणु आ रहे हैं उनके नाम याद रखना है कि कौन सा जीवाणु क्या करता है। ऐसे ही नाइट्रिफिकेशन के तहत जो जीवाणु आते हैं उनके नाम याद रखना है।
और डीनाइट्रिफिकेशन के तहत जो जीवाणु आ रहे हैं उनके नाम याद रखना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है पारिस्थितिकी संक्रमण। पारिस्थितिकी संक्रमण। और इसको नाम देते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसको बोलते हैं इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये नाम किसने दिया था? एक साइंटिस्ट है फ्रेडरिक क्लीमेंट या एफ क्लीमेंट शॉर्ट में बोलते हैं। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन की जो कॉन्सेप्ट ये किसने दी थी? फ्रेडरिक या एफ क्लीमेंट। एफ क्लीमेंट ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था इकोलॉजिकल सक्सेशन का, ठीक है। ये क्या होता है? एक स्थानिक प्रक्रम है, ठीक है। क्या होता है? स्पेशल पैटर्न। ये होता है एक स्पेशल पैटर्न। स्पेशल का मतलब स्पेस से, स्पेशल का मतलब क्या होता है? स्पेस से जुड़ा हुआ, यानी स्थानिक प्रक्रम। स्पेशल पैटर्न होता है पैटर्न जो समय के साथ होता है, जो समय के साथ ठीक है। इसके अलावा एक साइंटिस्ट है ओडम। ओडम ये काफी फेमस एनवायरमेंटलिस्ट या इकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। ओडम इन्होंने क्या परिभाषा दी थी? इन्होंने नाम दिया था, इन्होंने कहा था सक्सेशन को ऑर्डरली process of community change। इनके हिसाब से क्या होता है? समुदाय परिवर्तन की एक क्रमिक अवस्था। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? समुदाय परिवर्तन की एक क्रमिक, ऑर्डरली मतलब क्या होता है? क्रमिक अवस्था या प्रक्रिया। तो समुदाय परिवर्तन की क्रमिक प्रक्रिया, समुदाय परिवर्तन की एक क्रमिक प्रक्रिया। ठीक है बेटा, ये किसके द्वारा है? ओडम के द्वारा, ठीक है। ओडम ने क्या कहा है? समुदाय परिवर्तन की एक क्रमिक प्रक्रिया क्या है? पारिस्थितिकी संक्रमण कहलाती है, ठीक। इसको लिखो, ये क्या कहलाएगी? पारिस्थितिकी संक्रमण कहलाएगी। पारिस्थितिकी संक्रमण, ठीक बेटा। समुदाय परिवर्तन की क्रमिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी संक्रमण। हो गया था? एक इसकी परिभाषा और है जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसको भी देख लो क्या कहते हैं। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे
धीरे धीरे व आकलित परिवर्तन, और एक किसमें होगा, किसी क्षेत्र की जातीय संगठन, ठीक है, क्या कहलाएगा, पारिस्थितिकी संक्रमण। ठीक है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन एक कैसा प्रोसेस है, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, ठीक है, प्रिडिक्टेबल मतलब आकलित परिवर्तन। प्रिडिक्टेबल या आकलित परिवर्तन का मतलब क्या हुआ है, जिसे हम आकलन कर सकते हैं या अपने आप से महसूस कर सकते हैं, देखते हैं कि होता हुआ, मतलब प्रिडिक्टेबल का मतलब क्या होगा, जिसे हम होता हुआ वहां पे देख सकते हैं। तो मीन्स आकलित परिवर्तन है कहाँ पे, किसी क्षेत्र की जातीय संगठन में, जिसको क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी संगठन बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो गया है। हो गया। इसके अलावा इसकी कुछ विशेषता है, जरा विशेषता देखो क्या है। विशेषता में नंबर 1 क्या लिखोगे, जो ये चेंज हो रहा है, मतलब किसमें, समुदाय में जो चेंज हो रहा है वो कैसा होता है, सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल का मतलब क्या होता है, क्रमिक रूप से होने वाला। तो जो चेंज हो रहा है वो कैसा होगा, द चेंज इज सीक्वेंशियल। The change is sequential. And नंबर 2 कर दो यहाँ पे, environmentally regulated. देखो बेटा, ये समझो, जो समुदाय में परिवर्तन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, क्रमिक। सीक्वेंशियल का मतलब क्या होता है, क्रमिक। एक के बाद एक सीक्वेंस में आना, सीक्वेंस, ठीक है। तो जो समुदाय में परिवर्तन है वो कैसा है, क्रमिक रूप से हो रहा है और पर्यावरणीय रूप से क्या है, विनियमित है। रेगुलेटेड का मतलब क्या था, विनियमन होना, उसका रेगुलेट करना। तो पर्यावरण के द्वारा रेगुलेट किया जाने वाला है, तो इसकी विशेषता है। ठीक है, जो समुदाय में चेंज होगा वो कैसा होगा, सीक्वेंशियल, मींस क्रमिक रूप से होगा, और वो चेंज कैसा होगा, पर्यावरण के माध्यम से रेगुलेट किया जाएगा उसे। ठीक है, तो ये दो बातें यहाँ पे विशेषता के तौर पे याद रखें। ठीक है बेटा, अब इसमें दो बातें यहाँ पे याद रखनी है। सक्सेशन में यहाँ पे दो प्रकार हैं, प्राथमिक सक्सेशन और द्वितीयक सक्सेशन। तो इसके टाइप्स जो है यहाँ पे यानी प्रकार, दो प्रकार है यहाँ पे। नंबर 1 है प्राथमिक अनुक्रमण, अनुक्रमण या संक्रमण, और द्वितीयक एक ही बात, सक्सेशन ही बोलेंगे इसको। प्राथमिक संक्रमण क्या होगा, प्राथमिक संक्रमण क्या आएगा, जहां पे पहले कभी भी जीवन नहीं था। ठीक है, प्राथमिक संक्रमण क्या आएगा, ऐसी जगह या ऐसा क्षेत्र जहां पर पहले भी कभी जीवन नहीं था और जहां पे एक समुदाय ने बनना शुरू करा,
बाद में, ठीक है, क्या कहलाएगा? प्राथमिक अनुक्रमण या संक्रमण कहलाएगा, ठीक है। द्वितीयक, पहले कभी वहां पे जीवन था लेकिन किसी कारणवश वहां से जीवन नष्ट हो गया और उसके बाद पुनः जीवन आया, तो इसे क्या कहोगे? द्वितीयक अनुक्रमण, ठीक है। तो इसमें दोनों में अंतर क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक में? प्राथमिक का मतलब ये हो गया यहाँ पे पहले कभी भी जीवन नहीं था, यानी कि कोई भी समुदाय वहां पे नहीं पाया जा रहा, ठीक है। द्वितीयक में क्या है? द्वितीयक में क्या है बेटा कि ऐसा क्षेत्र जहां पहले जीवन या समुदाय था लेकिन किसी कारणवश वहां से जीवन नष्ट हो गया और उसके बाद पुनः क्या हुआ? समुदाय का विकास हुआ, तो ये क्या है? द्वितीयक, ठीक है। तो प्राथमिक कैसी जगह पे होगा? ज्वालामुखी के कारण कोई नई भूमि बन गई या कोई ऐसा जगह बन गई, तो वहां पे समुदाय का बनना क्या कहलाएगा? वो प्राथमिक संक्रमण कहलाएगा, ठीक है। द्वितीय क्या कहलाएगा? जंगल में आग लग गई, सारी चीजें नष्ट हो गई और नष्ट होने के बाद क्या हुआ? दोबारा से एक समुदाय विकसित होना शुरू हो गया और उसको क्या बोलेंगे? द्वितीय अनुक्रमण या संक्रमण, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? इसमें लिखो जरा प्राथमिक वाले में, प्राथमिक वाले में लिखो, प्राथमिक संक्रमण में लिखो, ऐसा क्षेत्र जहां पहले कभी भी जीवन नहीं था, जहां पहले कभी भी जीवन नहीं था, ब्रैकेट में लिखो, कोई भी समुदाय नहीं था, कोई भी समुदाय नहीं था, वो ब्रैकेट में, तथा वहां पर धीरे धीरे समुदाय का विकास या सामुदायिक विकास, तथा वहां पर धीरे धीरे सामुदायिक विकास होना शुरू हुआ, और इसे प्राथमिक संक्रमण की अवस्था कहा गया। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर ज्वालामुखी उद्गार के बाद लावा के ठंडे होने से निर्मित होने वाले क्षेत्र में समुदाय का विकास होना, द्वितीयक अनुक्रमण में लिखो, द्वितीयक अनुक्रमण इसमें लिखो बेटा, एक ऐसा क्षेत्र जहां पहले जीवन विद्यमान था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वहां विद्यमान जीवन
वहां विद्यमान जीवन विनष्ट हो गया, विनष्ट हो गया, विनष्ट यानी नष्ट हो गया, विनष्ट हो गया। और उसके पश्चात पुनः जीवन का विकास संभव हुआ, और उसके पश्चात पुनः जीवन का विकास संभव हुआ, पारिस्थितिकी अनुक्रमण की इस अवस्था को, पारिस्थितिकी अनुक्रमण की इस अवस्था को द्वितीयक अनुक्रमण कहा गया, द्वितीयक अनुक्रमण कहा गया। द्वितीयक अनुक्रमण कहा गया। उदाहरण, जंगल में आग लगने के पश्चात, जंगल में आग लगने के पश्चात वहां जीवन नष्ट होना, जंगल में आग लगने के पश्चात वहां जीवन नष्ट होना, और समय के साथ पुनः, और समय के साथ पुनः नए समुदाय का विकसित होना, पुनः नए समुदाय का विकसित होना। ठीक है बेटा, तो ये प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमण के बारे में था। ठीक है, एक टर्म आता है, याद रखना है जरूर, एक टर्म सीयर, ये सीयर, सीयर या सीयर, और ये हिंदी में भी ऐसे पूछा जाएगा और इंग्लिश में भी ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, सीयर या सीयर, ये क्या है बेटा? जो समस्त प्रक्रिया हो रही है, एंटायर प्रोसेस, ठीक है, किसी भी समुदाय में क्रमिक प्रक्रिया होती है, उन सभी प्रक्रियाओं या उन सभी स्टेप्स को मिला के क्या बोलेंगे? सीयर बोला जाएगा। समझ अगर हमने बात की कि यहाँ पे मतलब एक स्टेप ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, तो इन सभी स्टेप को मिला के क्या बोल देंगे? सीयर। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर स्टेप की बात करें, अगर मान लो मैं 2 नंबर वाले की बात की, तो इस पर्टिकुलर स्टेप को क्या बोलेंगे? सीरियल स्टेज। ठीक है बेटा, हमने सभी स्टेप को कॉमनली देखा तो क्या नाम दिया? सीयर। और उसमें से किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेप को देखा तो उसे क्या नाम दिया? सीरियल स्टेज। ठीक है, तो ये दोनों टर्म यहाँ पे लिखो, सीयर और सीरियल स्टेज, और ये छोटा सा ही समझने के लिए बना रहे हैं क्रम। तो सीयर क्या हो जाएगा बेटा? एंटायर सीक्वेंस। एंटायर सीक्वेंस of community development। तो सीयर क्या हो गया बेटा? एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। एंटायर मतलब ये पूरी की पूरी जितनी भी व्यवस्था में लिखी सभी को मिलाया तो क्या हो गया? सीयर हो गया। और इसमें से अगर एक पर्टिकुलर स्टेप की बात कर ली वो क्या हो गया? सीरियल स्टेज हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा याद। एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या कहलाएगा? सीयर कहलाएगा। और इसी जो पूरा का पूरा एक क्रम आ रहा है, इसमें से एक अवस्था को उठा लें,
ठीक है, नंबर हमने मान लिया, तो 2 नंबर वाले को ले लिया, इसको क्या बोल दिया, सीरल स्टेज। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगला हेडिंग डालो छोटा सा, पारिस्थितिकी अनुक्रमण की अवस्थाएं या स्टेप्स। पारिस्थितिकी अनुक्रमण की अवस्थाएं, पारिस्थितिकी अनुक्रमण की अवस्थाएं। ठीक है, जो नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा बोर्ड पे, उनको एज इट इज याद करना है और उसी क्रम में याद करना है, क्योंकि क्रम पूछा जाता है, क्रम नहीं टूटना चाहिए, क्रम टूटेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जो नाम जैसे जिस क्रम में लिखूंगा उसी क्रम में याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेज आता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन, और इसको इंग्लिश में याद करना है। ठीक है, क्योंकि अक्सर ये इसी नाम में ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या होगा, हिंदी में कैसे लिख देंगे ड्यूरेशन, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, इसीलिए इसको ऐसे ही याद करना है। ड्यूरेशन, ये नंबर 1 हो गया। इन्वेजन, इक्यासिस, एग्रीगेशन, रिएक्शन, लिखो पहले, बाकी लिखो, और स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन, ठीक है बेटा, 5वें को भी लिख लेंगे। स्किप हो गया, क्या होगा याद आ रहा है, एक तो इसमें होता है कोएक्शन और एक टर्म यहाँ पे भी स्किप होता है। कॉम्पिटिशन, एंड कोएक्शन। ठीक है, तो ये 7 स्टेप हो गए, ये आता है और इसी क्रम में आता है, ये इसी क्रम में आता है। ठीक है, हो गया। जरा केवल इनको सुन लो क्या होता है, लिखना नहीं, डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल स्टेप याद करने आप लोग, इसकी डिटेल नहीं पढ़ना है, बस सुन लो कि होता क्या है। न्यूडेशन एक ऐसा एरिया जिसे एक तरीके से कह सकते हो बेयर एरिया या खाली एरिया है, समुदाय के बनने से पहले एक ऐसा क्षेत्र, ठीक है, जो कि क्या करेगा, एक खाली फील्ड के तौर पे काम करेगा जहाँ पे समुदाय बनेगा। यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी, वहाँ पे एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पर पूरी की पूरी समुदाय या पूरा का पूरा क्षेत्र एक डेवलप हो सके। तो न्यूडेशन का मतलब इसी प्रकार के क्षेत्र से बनना होता है। ठीक है, कोई ऐसा एक क्षेत्र तैयार हो जाना जहाँ पर क्या होगा, समुदाय का निर्माण होगा।
इन्वेजन का मतलब था घुसपैठ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसी स्पेसीज आ रहा है जो क्या करेगी, धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करेगी, डेवलप करने के बाद और नए पौधे बनाएगी, मतलब छोटे छोटे, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, इन्वेजन कहलाएगा। इकेसिस क्या होता है, एस्टैब्लिशमेंट और जर्मिनेशन। जो यहाँ स्पेसीज आई है, सबसे पहले कौन सी आएगी, जाहिर सी बात है प्लांट की स्पेसीज आएगी। तो इकेसिस के बाद क्या होगा, वो अपने आप को जो पौधा यहाँ पे छोटा सा माइन्यूट सा पौधा बनेगा, वो खुद को एस्टैब्लिश करेगा और जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करेगा तो क्या करेगा, अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, मतलब पॉपुलेशन बढ़ाएगा, इकेसिस कराएगा। एग्रीगेशन मतलब रिप्रोडक्शन के माध्यम से क्या करेगा, वो खुद को विकसित करेगा रिप्रोडक्शन के माध्यम से। जब जाहिर सी बात है कई सारी जब एक प्रजाति से कई सारी प्रजातियां डेवलप हो जाएंगी, या इस तरीके से कई सारे वहाँ पे जो जीव बन जाएंगे, वो आपस में क्या करेंगे, कॉम्पिटिशन करेंगे, ठीक है। और को एक्शन, साथ ही साथ आपस में प्रतिक्रिया करेंगे, और उनसे क्या होगा, वहाँ पे एक समुदाय का निर्माण धीरे धीरे होना शुरू होगा। रिएक्शन और स्टेबलाइजेशन। तो स्टेबलाइजेशन एक फाइनल स्टेप है, इसको एक नाम दिया जाता है क्लाइमैक्स। इसको क्लाइमैक्स नाम दिया जाता है, चरम अवस्था, ठीक है। स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्लाइमैक्स या चरम अवस्था। तो इस तरीके से एक पूरा समुदाय बनना शुरू हो जाता है, और ये 7 स्टेप वहां पे इन्वॉल्व होते हैं। इन्हीं स्टेप के नाम याद रखना। ठीक है बेटा। और बेसिकली सक्सेशन जो है, अगर देखा जाए, ठीक है, हैबिटाट के अकॉर्डिंग, मतलब कि वास स्थान के आधार, वास स्थान के आधार। तो ये कितने प्रकार का हो जाएगा, हाइड्रोस्फीयर, जीरोस्फीयर, लिथोस्फीयर, इसके अलावा भी बहुत हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत हैं, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के नाम लिखे हैं केवल, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर, इसी को बोलते हैं हाइड्रा। जीरा, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी, ठीक है। तो ऐसा समुदाय जो पानी में या जलीय तंत्र में विकसित होगा, उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर। जीरोस्फीयर का मतलब क्या होता है, जीरिक कंडीशन, यानी कि मरुस्थलीय, मरुस्थल वाली कंडीशन, जहाँ पे क्या होता है, पानी की कमी होती है। तो ऐसे क्षेत्र में विकसित होने वाले समुदाय को क्या बोलेंगे, जीरोस्फीयर या जीरार्ड। लिथो मीन्स क्या होता है, रॉक। लिथो का मतलब क्या होता है, रॉक, यानी कि पत्थर या चट्टानों में विकसित होने वाले जो समुदाय, उनको क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर। तो लिथो का मतलब यहाँ होता है रॉक। ठीक है बेटा, केवल इनके नाम याद रखना है, हाइड्रोस्फीयर, जीरोस्फीयर, लिथोस्फीयर। इनके बाद में क्रमिक अवस्थाएं होती हैं बहुत सारी, उनके बारे में नहीं पता। ठीक है, हो गया। तो ये तो था पारिस्थितिकी अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। अगला इसी में टॉपिक है पारितंत्र सेवाएं, ठीक है। इकोसिस्टम सर्विसेज, पारितंत्र सेवाएं। इसको क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज, पारितंत्र सेवाएं।
क्या होती है? देखो बेटा, ये क्या होते हैं? पर्यावरण के द्वारा प्रदान किए गए लाभ। क्या होता है जरा यहाँ पे देखो, पर्यावरण के द्वारा यह पारितंत्र लिख रहे हैं, पारितंत्र एक इकोसिस्टम है ना, तो पारितंत्र पारितंत्र के द्वारा प्रदत्त लाभ जो मानव जीवन को संभव व जीने लायक बनाने में योगदान देते हैं। ठीक है, तो पारितंत्र सेवाएं क्या है बेटा? पर्यावरण के पारितंत्र के द्वारा प्रदान किए लाभ हैं जो क्या करेंगे? मानव जीवन को संभव व जीने लायक बनाने में योगदान देते हैं। क्या कहलाते हैं? पारितंत्र सेवाएं कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो कीवर्ड पकड़ना है, क्या पकड़ना है? लाभ। क्या है यहाँ पे? पर्यावरण के द्वारा प्रदान किए गए लाभ। तो कीवर्ड यहाँ पे बस इतना है, ठीक है। तो पर्यावरण के द्वारा प्रदत्त लाभ या प्रदान किए गए लाभ क्या कहलाएंगे? पारितंत्र सेवाएं कहलाते हैं। एक सिस्टम, उसका नाम है MEA। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। अभी लिखते हैं, मिलेनियम पढ़ाई बैठ जाओ इतने कैसे हो गए? हम गाय हो गए तुम? चल इकोसिस्टम असेसमेंट। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। ठीक है बेटा, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। इसने क्या किया? पारितंत्र सेवाओं को भी डिफाइन किया। इसने भी क्या बताया? इसने बताया द बेनिफिट्स, मतलब क्या होते हैं? लाभ होते हैं। बेनिफिट्स द पीपल obtained from ecosystem। ठीक है बेटा, सीधी सी बात है, जो हमने हिंदी में वहां पे लिखा था वही यही लिख दिया, बस थोड़ा सा लाइन इधर उधर करके लिख दिया, क्योंकि ये MEA के अनुसार लिखना था, इसीलिए इस तरीके से लिख दिया। द बेनिफिट्स द पीपल ऑब्टेन फ्रॉम इकोसिस्टम, मतलब जो लाभ हैं जिन्हें कि क्या लोग किससे प्राप्त करते हैं? और पारितंत्र से प्राप्त करते हैं। ठीक है, लाभ है जिन्हें लोग किससे प्राप्त करेंगे? पारितंत्र से प्राप्त करेंगे। क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम सर्विसेज कहलाएगा। ठीक है, और इसी MEA ने पारितंत्र सेवाओं को 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, 4 भागों में बांटा, और उनके नाम क्या क्या जरा यहाँ देखो।
देखो बेटा, 4 भागों में बेटा उसका पहला नाम है प्रोविजनिंग सर्विसेज, प्रोविजनिंग सर्विसेज, और हिंदी में हम लिखते प्रावधान सेवाएं, प्रावधान सेवाएं, प्रोविजनिंग सर्विसेज, ब्रैकेट में हिंदी में लिखते उसको प्रावधान सेवाएं। नंबर 2, रेगुलेटिंग सर्विसेज, नियामक सेवाएं, नियामक सेवाएं। अगला है कल्चरल सर्विसेज, सांस्कृतिक सेवाएं, अगला है सपोर्टिंग सर्विसेज, सहायक सेवाएं, इनके नाम याद रखना है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पारतंत्र सेवा है। तो उनमें से कोई एक ऑप्शन दिया था, बाकी अगर दूसरा ऑप्शन दिए थे, पहचानना था कि कौन सी एक पारतंत्र सेवा है। या करीब कोई 4 ऑप्शन दे देगा, ABCD करके लिख देगा, 1 या 2 दोनों, 1 या 3 या उपयुक्त सभी। तो क्या लिखोगे अगर 4 दिए तो उपयुक्त सभी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे नंबर 1 पे लिखो बेटा प्रोविजनिंग सर्विसेज में क्या क्या आता है। प्रोविजनिंग सर्विसेज में क्या क्या आता है, देखो यहाँ पे बेसिक नीड्स, जिनकी मतलब मौलिक आवश्यकता होती है उनको, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे मौलिक आवश्यकता वाली चीजें आती हैं। जैसे क्या हो गया, खाना, पानी, दवा, लकड़ी या जैव ईंधन। तो ये सारी की सारी कहाँ आएंगी, प्रोविजनिंग में। तो प्रोविजनिंग नंबर 1 हेडिंग डालो और उसमें लिखो खाना, पानी, खाना, पानी, दवा, लकड़ी और जैव ईंधन, बायोफ्यूल्स, जैव ईंधन, जैव ईंधन, ये सब किसमें आएगी, प्रोविजनिंग में। थोड़ा सा अगर और डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं जो हमने नाम लिखा ना, खाना, पानी, दवा, लकड़ी, जैव ईंधन, तो इसमें से एक ऑप्शन देगा और पूछेगा कि ये किस तरीके की पारतंत्र सेवा है, प्रावधान सेवा है, नियामक सेवा है, सांस्कृतिक सेवा है, सहायक सेवा है। तो आपको लगाना होगा प्रावधान सेवा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो इसको लिखिए, खाना, पानी, दवा, लकड़ी, जैव ईंधन, ठीक। अगला लिखो रेगुलेटिंग सर्विसेज, और इसमें लिखो जलवायु नियमन। जलवायु नियमन मतलब कि क्लाइमेट का जो है रेगुलेशन, जलवायु नियमन। नंबर 2 जल शोधन, वाटर प्यूरिफिकेशन, जल शोधन, जल शोधन। अगला है अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, अपशिष्ट प्रबंधन, और इसको इंग्लिश में वेस्ट मैनेजमेंट, अपशिष्ट प्रबंधन। अगला है कीट नियंत्रण, कीट नियंत्रण। कीट मतलब जो पौधों में देखा हो जाएगा, अक्सर हम लोग खेती में देखते हैं क्या होता है, उसमें कीट लग जाते हैं, ये तमाम तरह के रोग लग जाते हैं जो कीट मकोड़ों के द्वारा होते हैं। तो वही एक तरीके का कीट नियंत्रण। तो ये सारा किसमें आएगा बेटा, रेगुलेटिंग सर्विसेज में आएगा। अगला है कल्चरल सर्विसेज, नंबर 3
कल्चरल सर्विसेज, इसमें क्या क्या आएगा? इसमें लिखो आध्यात्मिक, इस बारे में, तीसरे बारे में, कल्चरल बारे में, ठीक है। आध्यात्मिक, बौद्धिक, मनोरंजन, पर्यटन सेवाएं, पर्यटन सेवाएं, ये किसमें आ रही है? कल्चरल वाले में, ठीक है बेटा, कल्चरल वाला हो गया। लास्ट बचा है सपोर्टिंग सर्विसेज, सपोर्टिंग सर्विसेज यानी सहायक सेवाएं, सहायक सेवाएं, पर्यटन। फैमिली के साथ कभी घूमने गए हो? परिवार के साथ कभी घूमने गए हो? घूमते हुए अक्सर प्रकृति को देखा है, क्या है एक तरीके का पर्यटन सेवा। आपने प्रकृति को घूमते हुए देखा, जाना, ठीक है, विभिन्न आवासों के बारे में जाना, विभिन्न जीवों के बारे में जाना, ठीक है, उनका रहन सहन जाना, उनके जो रिचुअल्स हैं या उनकी जो किनशिप रिलेशन है आपस में, उसको जाना, ये सारा का सारा किस में आएगा? पर्यटन सेवा में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट है सपोर्टिंग सर्विसेज, इसमें लिखो आवास, आवास। जाहिर सी बात है कोई भी पारितंत्र हमें क्या देता है? रहने के लिए आवास देता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? आवास। पोषक यानी पोषण प्रदान करता है, पोषण लिखो, पोषण, पोषण, कॉमा, मृदा का बनना, मृदा का बनना, कॉमा, मृदा का बनना, प्राथमिक उत्पादकता, प्राथमिक उत्पादकता। क्या होती है प्राथमिक उत्पादकता? बताओ जरा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है? अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा है, क्या होता है? नहीं होता क्या है? प्रारंभिक वनस्पतियां, चलो ठीक है, क्या करेंगी प्रारंभिक वनस्पतियां? पहली बात तो वनस्पतियां होगी, प्रारंभिक वनस्पतियां नहीं। जो प्राथमिक उत्पादकता है वो क्या होगी? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हरे पौधों द्वारा जीव भाग का बनना क्या कहलाएगा? प्राथमिक उत्पादकता करेगी, ठीक है। तो लिखिए प्राथमिक उत्पादकता, कॉमा, परागण, परागण यानी पॉलिनेशन। ये सब किस में आएगा? सहायक सेवाओं में आएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। तो इसके बारे में था, यहाँ पे एक नाम या और याद रखना है, वो जरा देखो क्या नाम है। अच्छा नोट करके लिखो, एक तरह नोट करके लिखो। सभी पारितंत्र सेवाओं में, सभी पारितंत्र सेवाओं में सभी पारितंत्र सेवाओं में अकेले सहायक सेवाओं का योगदान, अकेले सहायक सेवाओं का योगदान, अकेले सहायक सेवाओं का योगदान 50% है। यानी इस अकेले का योगदान कितना है? 50%। सभी पारितंत्र सेवाओं में अकेले सहायक सेवाओं का योगदान 50% है, ठीक है बेटा। ये बात याद रहनी चाहिए क्योंकि पूछा गया एक बार, ठीक। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है रॉबर्ट कॉस्टेंजा, रॉबर्ट कॉस्टेंजा, ठीक है। इन्होंने क्या करा? सुनो पहले, इन्होंने क्या करा कि सभी पारितंत्र सेवाओं का मूल्य निर्धारण करने का काम किया है। क्या काम किया इन्होंने? सभी पारितंत्र सेवाओं का मूल्य निर्धारण करने का काम किया। वैसे तो बेटा क्या है, पारितंत्र सेवाओं का मूल्य नहीं है क्योंकि वो क्या है? अमूल्य है। क्यों? ठीक है बेटा, पारितंत्र सेवाओं का मूल्य नहीं है क्योंकि, क्यों नहीं है मूल्य? क्योंकि वो अमूल्य है, पहली बात। लेकिन फिर भी इन्होंने ट्राई करा कि पारितंत्र सेवाओं को एक प्राइस टैग
यानी कि मूल्य दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने जो पारितंत्र सेवा है उसको कितना मूल्य दिया? मूल्य निर्धारण का प्रयास किया है। और जो इनको मूल्य दिया गया वो कितना था? 33 ट्रिलियन USD, 33 ट्रिलियन USD अमेरिकी डॉलर। USD का मतलब क्या होगा? US डॉलर, ठीक है। USD यहाँ पे ब्रैकेट में लिखकर अमेरिकी डॉलर। तो सभी पारतंत्र सेवाओं का इन्होंने मूल्य कितना निर्धारित करा, कोशिश की मतलब एक तरीके से, तो कितना निकल के आया? 33 ट्रिलियन US डॉलर। और जिसमें अकेले जो भूमि के बनने की प्रक्रिया उसका योगदान कितना है? 50%। और इस अकेले में जो भूमि का जितना भी है ना, ये अपने आप में क्या है? 33 ट्रिलियन 100% है ना अपने आप में। इसका जो 50% है, इसका 50% है, वो क्या हो गया? भूमि के बनने में, यानी सॉइल फॉर्मेशन। ये कितना हो गया? 50% इसका, हाँ 33 ट्रिलियन सॉइल फॉर्मेशन में होता है। ये थोड़ा सा फैक्चुअल नॉलेज है, याद रखना, ठीक है। जो 33 ट्रिलियन डॉलर है यहाँ पे, उसका 50% अकेले कितना है? भूमि फॉर्मेशन का है, मतलब मृदा निर्धारण का है, मृदा के बनने की प्रक्रिया, सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है बेटा। तो ये था पारितंत्र सेवाओं के बारे में। तो ये चैप्टर फिनिश। जरा नोट करके दो चीजें नोट कर लो, क्योंकि पहले चैप्टर की छूट गई थी। आवास किसे कहते हैं? आवास, आवास यानी कि हैबिtat। ये इसी को वास स्थान भी बोला जाता है। हाँ नोट कर। और एक टर्म है निश, निश बोलो या निच बोलो या निकेत बोलो, जो अच्छा है या जो शब्द है वो निकेत। इसका पूरा नाम पारिस्थितिक निकेत, इकोलॉजिकल निश बोला जाता है वैसे, और इसीलिए इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? पारिस्थितिक निकेत। क्या होंगे दोनों? जरा मुझे बताओ क्या होंगे दोनों? दोनों क्या होंगे? आवास का मतलब क्या होगा? जहां हम सब रहते हैं, ठीक है। ये कमरा भी क्या है? हमारा आवास है, ठीक है। लेकिन शब्द कुछ होनी चाहिए यहाँ पे। आवास तो है, लेकिन साथ ही साथ क्या है? एक सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन भी है। पर्यावरणीय जो दशाएं हैं उनका एक सेट, यानी समुच्चय भी तो है ये। पर्यावरणीय दशाओं का समुच्चय भी क्या है? एक आवास है, जो किसके चारों विद्यमान है? जीवों के चारों। क्या कहलाता है? आवास। यानी पर्यावरणीय दशाओं का समुच्चय जो कि जीवों के चारों तरफ विद्यमान है, उसको क्या बोलेंगे? आवास बोलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है? ये जीवों के रहने योग्य वातावरण को क्या बोलेंगे? आवास बोलेंगे। तो बात समझ में आ गई? जीवों के रहने योग्य वातावरण को क्या बोलेंगे? आवास बोलेंगे। पर्यावरणीय दशाएं जो कि जीव के चारों ओर विद्यमान है, उसे क्या बोलेंगे? आवास बोलेंगे, ठीक है। जहां एक जीव रहकर क्या करेगा? सरवाइव करेगा, जीवित रहेगा और रिप्रोडक्शन के माध्यम से अपनी ग्रोथ करेगा, ठीक। तो ये आवास होता है। अच्छा, आवास में एक चीज जरा मुझे बताओ, आवास में बायोटिक घटक होगा या एबायोटिक होगा या दोनों होंगे?
आवास में बायोटिक घटक होगा केवल या एबायोटिक घटक होगा या दोनों होंगे? दोनों के फेवर में कितने हाथ उठाओ? दोनों वाले कितने? दोनों वाले। और किसी एक मतलब अगर मैं कहूं केवल जैविक घटक होगा तो जैविक घटक वाले कौन है और अजैविक घटक वाले कितने? वो हाथ ही नहीं उठाते। पहली बात तो क्या है, ये क्या है? एक स्थान, हैबिटेट इज अ प्लेस। तो सबसे पहले यही एक स्थान है। हैबिटेट क्या होगा? इज अ प्लेस। हैबिटेट इज अ प्लेस। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात क्या है? एक स्थान। ठीक है, तो हैबिटेट क्या होता है? एक स्थान। दूसरी बात क्या होती है? सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन। around the organism. ठीक है बेटा, दो बातें याद रखनी है यहाँ पे। पहला क्या है? एक स्थान है। प्लेस का मतलब क्या हो गया? एक स्थान। जिसको हिंदी में लिख लेना है वो कर लो सीधे सीधे। वास स्थान क्या है या आवास क्या होता है? एक स्थान होता है। आवास क्या होता है? एक स्थान होता है। और उसी में दूसरा पॉइंट लिख लो, जिसको हिंदी में लिखना है वो लिख लो, पर्यावरणीय दशाओं का एक समुच्चय। पर्यावरणीय दशाओं का एक समुच्चय जो कि जीवों के चारों ओर, पर्यावरणीय दशाओं का एक समुच्चय जो कि जीवों के चारों ओर विद्यमान होता है, जो कि जीवों के चारों ओर विद्यमान होता है, जहां जीव वृद्धि करते हैं, जहां जीव वृद्धि करते हैं, विद्यमान होता है, जहां जीव वृद्धि करते हैं और फलते फूलते हैं, जहां जीव वृद्धि करते हैं और फलते फूलते हैं। क्लियर? तो हिंदी में भी हो गया, इंग्लिश में भी हो गया। हैबिटेट इज अ प्लेस, और दूसरा पॉइंट क्या लिख दोगे? सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस अराउंड द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पर्यावरणीय दशाओं का क्या होता है? समुच्चय होता है जो कि जीवों के चारों ओर विद्यमान होता है। ठीक है बेटा, अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि हैबिटेट में एबायोटिक आएगा घटक या केवल बायोटिक आएगा? जरा यहाँ पहली बात, हैबिटेट में अगर कोई जीव रह रहा है तो क्या होगा? लिविंग होगा। ठीक है, अगर किसी जीव का हैबिटेट है, माना कि अगर हमने ये रूम एक हैबिटेट माना और इसमें हमने ये माना कि ये हमारा क्या है? वासस्थान है, तो हमारा मतलब वी, तो वी द पीपल कैसे हैं? लिविंग। जैसे सब प्रस्तावना में चले जाओ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरीके से, तो वी द पीपल कैसे हैं? लिविंग है। तो हम लोग कैसे हैं? लिविंग पीपल हैं। तो पहली बात तो घटक क्या हो गया? लिविंग तो होना ही होना है। इसके चारों जो दीवारें दिख रही हैं, पंखा दिख रहा है, ये सारी क्या है? एबायोटिक है। ठीक है, प्लस इसके साथ दूसरे बायोटिक क्या होंगे? जो सूक्ष्म जीव होंगे वो क्या होंगे? बायोटिक होंगे। सूक्ष्म जीव जिन्हें हम देख नहीं पा रहे, या दूसरे जीव जो कि उस मेन जीव के ऊपर निर्भर होंगे, वो भी तो उसी वासस्थान में रहेंगे। तो क्या होगा? इसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर होंगे। बायोटिक प्लस एबायोटिक दोनों होंगे। ठीक है ना? ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है, बीसीएस के एग्जाम में, कि आवास में केवल जैविक घटक होता है, केवल अजैविक होता है, या दोनों होते हैं? इस तरीके से पूछा गया, तो दोनों लगाओगे। आवास लिखने के बाद वहां पे एक लाइन छोड़ना अभी, और उसके बाद हेडिंग डालो निकेत या निश। हेडिंग डालो
लिखा है निश के बारे में है, निश को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। जो हमने लिखा है इंग्लिश का सेंटेंस है क्या है, फंक्शनल रोल एंड पोजीशन ऑफ ए स्पीशीज इन इट्स इकोसिस्टम। ये किसके बारे में बता रहा है, निकेत के बारे में बता रहा है। अब जरा इसको समझो कि क्या कह रहा है, पहले लिख लो फिर सुनो, लिख लो पहले फिर सुनो। इसको समझने से पहले जो मैंने यहाँ पे जगह छुड़वाई है, ये दो चीजें याद रखना, हैबिटाट और निश। यहाँ पे दो बातें यहाँ पे याद रखना। हैबिटाट क्या होता है बेटा, पोस्टल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, और ये क्या होता है, प्रोफेसर। पहले ये वाला लिखना, अभी ये मत लिखना, पहले इसको समझो फिर लिखना। निश क्या होता है ये लिख लिया इतना। अब जरा यहाँ पे आता है, हैबिटाट क्या होता है, पोस्टल एड्रेस, जहाँ एक डाकिया आता है और चिट्ठी देके जाता है, यानी कि वो निश्चित पते पे क्या करता है, यानी निश्चित आवास में क्या आता है, एक चिट्ठी पहुंचाने जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये आवास फला फला व्यक्ति का है, ठीक है। तो क्या उसको पता है ना कि आवास किसका है, तो वहां पे आया, उसने चिट्ठी सेंड किया और चला गया। निश क्या है, प्रोफेशन, ये मेरा प्रोफेशन, मतलब मैं यहाँ पे क्या, अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मेरा क्या बनना है, निश बनना है। निश मतलब प्रोफेशन, जहाँ रह के वो एक कार्य करता है वो क्या कह रहा है, निश कह रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है, हैबिटाट क्या है, पोस्टल एड्रेस। अब जैसे किसी को पता है भाई मैं, मेरा नाम अमित शर्मा है, मैं कहाँ मिलूंगा इस समय और क्या कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, निकेत हो गया। जैसे मुझसे अगर कोई मिलेगा, मेरा आवास क्या है, मेरा आवास इस समय मुझसे दूर है, मतलब मैं अपने घर को छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो अपने प्रोफेशन के लिए यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। तो मेरा प्रोफेशन क्या है, टीचिंग का हो गया इस समय, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, मेरा निकेत है। और यहाँ मैं पोजीशन पे खड़ा हूँ, मतलब एक जगह की एक पद तो लिया है मैंने ना, यहाँ पे खड़े होके टीचर का पद लिया है और मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, निकेत हो गया। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो हैबिटाट क्या है बेटा, पोस्टल एड्रेस है, और निश क्या है, प्रोफेशन, ठीक है। यानी कि आप जरा इसको समझने की कोशिश करो। निश क्या है, फंक्शनल रोल, कार्यात्मक भूमिका। फंक्शनल रोल का हिंदी क्या होगी, कार्यात्मक भूमिका। एंड पोजीशन, पद, ठीक है, एक प्रजाति का, पारितंत्र में, पारितंत्र में एक प्रजाति का या प्रजाति की कार्यात्मक भूमिका और पद क्या कहलाएगा, निकेत कहलाएगा। लिखो लिखो, पारितंत्र में किसी एक प्रजाति की, पारितंत्र में किसी एक प्रजाति की कार्यात्मक भूमिका, कार्यात्मक भूमिका व उसका पद, कार्यात्मक भूमिका व उसका पद निकेत कहलाता है, निकेत कहलाता है। ठीक है बेटा, दोनों में अंतर समझ आ गया। ये भी हैबिटाट है और दूसरे सेंस में देखा जाए तो ये भी एक क्या हो गया, हैबिटाट ही हो गया। लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, मैं अपना आवास छोड़ के आया हूँ अपने प्रोफेसर की खातिर, लेकिन ये भी तो एक तरीके का हैबिटाट ही है। यहाँ पे आके मैंने एक अपना पद ऑक्यूपाई किया है और प्रोफेशन क्या है, टीचिंग का, तो ये मेरा निकेत हो गया। ठीक है, यानी कि पारितंत्र में एक प्रजाति किस तरीके से दूसरी प्रजाति से संबंध रख रही है, वो क्या कहलाएगी, उसकी निकेत कहलाएगी, और एक निश्चित स्थान लेते हुए। ठीक है, तो ये दोनों बातें यहाँ पे याद रखो। ठीक, अगला चैप्टर है बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता। ठीक है बेटा, जरा आप मुझे बताओ जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता क्या होती है? खान पान, रहन सहन और लास्ट
लास्ट टाइम जब मेरा यहाँ पे ओरिएंटेशन क्लास था, कौन कौन था? कोई था यहाँ पे जब? तो मैंने इसके बारे में बताया था और कोशिश किया था कि वो एक चैप्टर यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर मैंने फिनिश किया था उस समय, और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी थी उसी लाइन। तो बेटा जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो चीज़ें यहाँ तो यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है? पहले तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स एक डेफिनेशन, ठीक है, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसको लिखेंगे जैव विविधता की स्तर, स्टडी करने का इसको जो अगला एरिया हो गया मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है बेटा, यानी जैव विविधता का मापन। अगला है बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के लाभ। बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या हो गया? जैव विविधता से लाभ, इनके लाभ, जैव विविधता से लाभ बेटा। हाँ ये नोट करो, ये मतलब इस तरीके से लिखते हैं ना कि हमें ये टॉपिक पूरा किस फॉर्म में पढ़ना है। अगला है थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता को खतरे। जो अगला हमारा एरिया स्टडी का वो लिखो, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण। अगला है बेटा NBA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट, NBA, दैट इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे CBD के बारे में। CBD होता है कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी। कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो ये इन क्षेत्रों के माध्यम से हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे, ठीक है।
तो ये पहले नोट कर लो, जो चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है वो नोट करो। ओके, बेटा इसमें पहला हेडिंग डालो बायोडाइवर्सिटी। इसमें पहला हेडिंग रहेगा हमारा बायोडाइवर्सिटी और इंट्रोडक्शन। जानेंगे कि हम बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। ठीक है, चलो देखो जरा सुनो इसके बारे में क्या होगी। जैसे हम अगर इस क्षेत्र को देखें या सपोज इस क्लासरूम को देखें, ठीक है, या इस पूरे कॉलेज को देखेंगे तो एक इसमें कुछ लोग हैं। कुछ लोग कौन है? हम सब भी हैं, मानव मतलब मानव भी हैं। कुछ क्या होंगे? पेड़ पौधे भी होंगे, कुछ पक्षी भी होंगे, ठीक है, और कुछ इंसेक्ट्स भी होंगे मतलब कीट, ठीक। इसके अलावा माइक्रोब्स भी यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, ठीक। तो एक निश्चित क्षेत्र या एक क्षेत्र में जो टोटल यानी कुल विविधता पाई जा रही है, कुल विविधता पाई जा रही है, और साथ ही साथ जहां पाई जा रही कुल विविधता मतलब कि उस क्षेत्र को भी शामिल करेंगे और कुल विविधता को भी शामिल करेंगे। तो दोनों चीजों को शामिल करेंगे और उसे क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी। यानी कि जीवों की कुल विविधता और परिवर्तनशीलता, साथ ही साथ उस क्षेत्र की भी जिसका कि वो हिस्सा है, क्या कहलाएगा? बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा, ठीक है। जीवों और उस तंत्र की जिसका कि वो हिस्सा है, कुल विविधता और परिवर्तनशीलता क्या कहला रही है? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखनी है, तो हमने बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन के बारे में जाना, ठीक। क्या जरा सोच के बताना, यहाँ पर पूरी पृथ्वी पर पौधे ज्यादा हैं या एनिमल्स की संख्या ज्यादा है? एनिमल्स की संख्या ज्यादा। एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा कौन है? एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा कौन मिलेगा हमें? कीट मिलेंगे, कीटों की संख्या ज्यादा है, ठीक है बेटा। एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? कीटों की है, ठीक है। तो अगर माने एनिमल्स को हम 100% देखें तो आउट ऑफ 100 में 70% कितना होगा? केवल अकेले कीट होंगे, ठीक। जैसे यहाँ टोटल डाइवर्सिटी की बात करें और इसमें प्लांट्स और एनिमल्स, टोटल डाइवर्सिटी मतलब 100%। क्लियर बेटा? टोटल डाइवर्सिटी क्या हो गया? 100% हो गया। तो इस 100% का 70% एनिमल्स होंगे, ठीक है। बचे 30% में कौन कौन हो जाएगा? बचे 30% में क्या होगा? माइक्रोब्स। यहां पे लिखो, ये 30% में आ जाएंगे, ठीक है बेटा। जो 100% से 70% पे बनना वो क्या है? एनिमल्स। जो बचा 30% उसमें क्या क्या हो जाएंगे? पौधे आ जाएंगे और माइक्रोब्स आ जाएंगे, ठीक है बेटा। और इस 70% मतलब जी अपने आप में अगर टोटल एनिमल्स की बात करें, टोटल एनिमल्स की, तो बेटा ये अपने आप में कितना हो जाएगा? 100%। टोटल एनिमल्स क्या हो जाएगा? कुल जीव कुल जानवर क्या होगा? 100% तो होगा। अगर टोटल एनिमल की बात करें, टोटल एनिमल लिख दो यहाँ पे, टोटल एनिमल 100% हो गया। तो इस 100 का कीट कितना होगा? 70%।
इंसेक्ट कितना होगा, ऐसा इंसेक्ट 70%, ठीक है बेटा। 70% का होगा ना टोटल एनिमल 100%। हाँ, जैसे कुल एनिमल तो हमने ओवरऑल डाइवर्सिटी में देखा तो कितना हो गया 70% हो रहा है, लेकिन इस 70% यानी कि जो टोटल अपने आप में 70% है, ये अपने आप में क्या रिप्रेजेंट करेगा, जानवरों की कुल संख्या को। ये जो बेटा एक मिनट, जो 70% जो कुल है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, जानवरों की कुल संख्या को। और इसी कुल संख्या का मतलब 100% जो जानवरों की कुल संख्या है उसके 100% में कीट कितना होगा, 70% होगा। ठीक है, अब बताओ बेटा क्या करें। इंसेक्ट्स यानी कि कीट, ठीक है, समझ लो, लिखाते हैं फिर। अच्छा एक चीज यहाँ पे और, ठीक है, देखो बेटा, अगर हम बात करें एक पाई चार्ट बना लें इसमें, ठीक है बेटा, पाई चार्ट बना लिया। इसको और कर दो, ये 70% क्या है, हाँ ये एनिमल्स की बात करो बेटा, ठीक है, टोटल एनिमल्स तो 70% क्या है, ठीक है। इसी 100 में से 7% क्या हो जाएगा, 1 मिनट 7%, क्या हो जाएगा, स्तनधारी यानी मैमल्स। तो ये 7% किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैमल्स को। और ये 9% क्या हो जाएगा, पक्षी। और ये 5% क्या हो जाएगा, रेप्टाइल्स। ठीक है, तो 7% ही क्या होगा बेटा, ये मैमल्स हो जाएंगे। 9% क्या हो जाएगा, बर्ड्स हो जाएंगे फिर। और जो 5% बच रहा है हमारा, ये क्या हो जाएगा, रेप्टाइल। ये कुछ एक खास बातें तो याद है, बताओ बताओ क्या पूछ रहे हो, मनुष्य किसमें आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है बेटा, मनुष्य मैमल्स में आएगा, स्तनधारी है ना। सर 30% होता है तो उसका टोटल 21% हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन मुझे केवल ये दिखाना, इसमें बचा हुआ भी तो और आ जाएगा ना। यस सर, ये यहाँ पे कर दो जो बच रहा है, ठीक है ना। 70 को जोड़ो, 9 7 कितना हो गया, 16 हो गया। 16 5 कितना हो गया, 21 हो गया। 70 में 21 जोड़ो कितना हो गया, 91 हो गया। जो 9% बचा रहा है वो बाकी में आ जाएगा, मतलब बचे हुए शेष, बचे शेष वो यहाँ पे आ गए। सही हो गया। चलो, तो इस तरीके से एक पाई चार्ट के माध्यम से हमने देखा कि अगर टोटल एनिमल की बात करें तो टोटल एनिमल में क्या होगा, 70% तो कीट होंगे, जिसमें बचे हुए 7% में क्या आ जाएगा, स्तनधारी आ जाएंगे। 9% में क्या आ जाएगा, चिड़िया आ जाएंगी। 5% में क्या आ जाएगा, रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले आ जाएंगे। और बचे 9% में कौन आ जाएगा, बाकी शेष जो बचेंगे वो आ जाएंगे। इस तरीके से एक पाई चार्ट के माध्यम से हमने एनिमल्स की डाइवर्सिटी को देखा। ठीक है,
अच्छा, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.42 या 2.4% जो टोटल एरिया है भारत का, यानी इंडिया का टोटल क्षेत्रफल। कितना है? 2.4%। इस 2.4% में जो कुल डाइवर्सिटी पाई जा रही है वो 7 to 8% पाई जाती है केवल। ठीक है बेटा, जो कुल विविधता पाई जा रही है भारत में, ठीक है, वो कितना हो रही है? 7 to 8%। यानी कि हम ये केवल भारत की विविधता की बात कर रहे हैं, ये पूरे विश्व की नहीं है। जो हमने भारत का जो एरिया लिखा है 2.42%, उसमें पाई जाने वाली विविधता विश्व की कुल विविधता का कितना है? 7 से 8% है। ठीक है, ये इस तरीके से बढ़ना है। ठीक, तो आप लिखना शुरू करो। जो कुछ बातें हैं वो लिख लो, ये तो समझने के लिए था, 2-3 बातें पहले लिख लो जो लिखना है। जीवों, नई लाइन से और नए पैरे से, जीवों और उस तंत्र की, जीवों और उस तंत्र की जिसका कि वो हिस्सा है, जिसका कि वो हिस्सा है, कुल भिन्नता, कुल भिन्नता और परिवर्तनशीलता, और परिवर्तनशीलता जैव विविधता कहलाती है, और परिवर्तनशीलता जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, जैव विविधता कहलाती है। और ये जो डेफिनेशन है ये किसके द्वारा दी गई है? ये किसके द्वारा दी गई है? जरा ये भी लिखो थोड़ा सा। जो ये डेफिनेशन थी किसके द्वारा दी गई थी? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट ऑफ यूनिट, कितने? 1995। ठीक है बेटा, हाँ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनिट की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनिट। तो इसके द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। असेसमेंट का मतलब होता है आकलन, वैश्विक जैव विविधता आकलन, यूनेप का, यानी यूनेप का वैश्विक जैव विविधता आकलन 1995, इसके द्वारा दी गई है परिभाषा। ठीक है बेटा, पैराग्राफ मतलब विश्व की कुल जैव विविधता का, विश्व की कुल जैव विविधता का 70%, विश्व की कुल जैव विविधता का 70% प्राणी है, 70% प्राणी है, शेष में पादप व अन्य, शेष में पादप व अन्य, शेष में पादप व अन्य। और इसका पैराग्राफ बदलो। कुल प्राणियों की विविधता का, कुल प्राणियों की विविधता का कुल प्राणियों की विविधता का 70%, कुल प्राणियों की विविधता का 70% कीट हैं, कीट यानी इंसेक्ट्स। कुल प्राणियों की 70% विविधता का, कुछ गड़ोगे? हाँ सही, कुल प्राणियों की 70% विविधता का क्या है? कीट हैं। और इसका 7% स्तनधारी, 9%
पक्षी 7% स्तनधारी, 9% पक्षी तथा 5% सरीसृप है, तथा 5% सरीसृप है। 5% सरीसृप, सरीसृप को पता रेप्टाइल्स, रेंगने वाले सरीसृप। प्लस का पैराग्राफ। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, जिसमें केवल जिसमें विश्व की कुल जैव विविधता का, जिसमें विश्व की कुल जैव विविधता का 7 से 8% 7 से 8% जैविक विविधता ही पाई जाती है। 7 से 8% जैविक विविधता ही पाई जाती है। 7 से 8% जैविक विविधता ही पाई जाती है। ठीक है बेटा, तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था बायोडाइवर्सिटी का। अगला इसका हेडिंग आओगे लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नंबर 2 में पढ़ेंगे। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कोई क्लास नहीं है इसके बाद? इसको पॉज करो। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेडिंग डालो, इसको कर